हेलो स्टूडेंट, मैं शहजाद खान, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी और जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस मेरी ना देखी हों, यानी कि भारतीय वही खाता प्रणाली, मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। उन वीडियोस को भी आप देख लीजिएगा, जिससे आपको ये तीसरी वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। और आपको जाना है, अपने YouTube पे लिखिएगा DIOS शाहजहाँपुर कॉमर्स, तो मेरी सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। कॉमर्स से रिलेटेड जितना भी चाहिए आपको मैटर, वो सब मिल जाएगा आपको। तो अब यहाँ पर कच्ची रोकड़ बही तक हमने बनाना सीख ली थी। अब हम पक्की रोकड़ बही के बारे में समझेंगे। एक कच्ची रोकड़ बही और पक्की रोकड़ बही में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा मैनुअल डिफरेंस हुआ करता है। जैसे कि कच्ची रोकड़ बही जब हम बनाते हैं तो कच्ची रोकड़ बही में किसी एक खाते से संबंधित लेखे अगर दिन में आपने 4 बार किए हैं तो 4 बार अलग अलग लिखना पड़ता था। लेकिन अगर पक्की रोकड़ बही बनाएंगे तो एक खाते से संबंधित लेखे दिन में अगर 4 बार किए तो लेखा एक साथ में एक ही बार में किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने माल नकद खरीदा 5,000 रुपये का, माल उधार खरीदा 2,000 रुपये का। तो यहाँ पर नकद खरीदा उधार खरीदे के अलग अलग लेखे नहीं करने हैं, दोनों को माल खाते के नाम में दोनों को एक साथ में लिख दिया जाता है। ठीक है। और जमा में केवल जो उधार खरीदा हुआ है उसको जमा में भी लिख दिया जाता है, तो और नकद खरीदे हुए को जो है वो केवल नाम पक्ष में लिखा जाता है, क्योंकि उससे रोकड़ हमारे पास से जाया करती है। और आपको मैंने पहले ही बताया था, उधार के लेखे हम दोनों तरफ करते हैं, जमा पक्ष में भी और नाम पक्ष में भी। तो यह एक व्यक्ति से संबंधित जो लेखे हैं, अगर एक दिन में कई बार हुए हैं, या क्योंकि हमारी जो पक्की रोकड़ बही है वो साप्ताहिक भी बनती है, तो एक सप्ताह में अगर कई बार हुए हैं तो उनको एक साथ में एक ही बार लेखा किया जाता है पक्की रोकड़ बही। जबकि कच्ची रोकड़ बही में उनको जितनी बार लेखा होता है बार बार किया जाता है। तो अब हम एक जो पहला एग्जाम्पल है उसी से ही पक्की रोकड़ बही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे पक्की रोकड़ बही में भी सेम वही एग्जाम्पल है। ऊपर हम श्री गणेश जी सदा सहाय मिति संबद्ध ये सारे चीज़ें लिख लेंगे सेम वैसे ही। और यहाँ पर दिया हुआ था श्री रोकड़ बाकी रहे। तो सबसे पहले पक्की रोकड़ बही में ऊपर हम श्री गणेश जी सदा सहाय श्री शुभ संबत 2067 मिति आषाढ़ सुदी 1 बार सोमवार और दिनांक 12 जुलाई 2010 लिख देंगे। ऊपर लिख देंगे पक्की रोकड़ बही। अब जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया था कि रोकड़ बही बनाने से पहले आपके पास जो कॉपी का पेज है उस पेज को में 8 सलें बनाना है, जिसमें 4 सल जो हैं वो जमा पक्ष की हो जाएंगी पहली, और बाद की 4 सल जो हैं वो नाम पक्ष की हो जाएंगी। तो सलें कैसे बनाते हैं, आप पेज को बीच से मोड़कर एक बार पलट दीजिएगा तो आपके 2 पार्ट में बढ़ जाता है, 2 सलें बन जाती हैं। उसे एक बार और पलट दीजिएगा तो 4 सल बन जाती हैं, एक बार और पलट दीजिए तो 8 सल बन जाती हैं। तो 8 साल जब बन जाएंगी तो इसमें 4 जमा की हो जाएंगी, 4 नाम की हो जाएंगी। और जमा पक्ष में जो है पहला कॉलम जो होता है वो सिरा कहलाता है, जो धनराशि लिखी जाती है। बाद के 3 कॉलम जो होते हैं उसमें विवरण लिखा जाता है, जो कि पेटा कहलाता है। ऐसे ही जमा में और ऐसे ही नाम में। तो यहाँ पर देखिए, श्री रोकड़ बाकी जमा 7,446, चाहे श्री रोकड़ बाकी जमा लिख दीजिए, चाहे श्री रोकड़ बाकी रहे लिख दीजिएगा, 7,446 रुपये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आता है आपका वो दिया हुआ है जो क्वेश्चन में, रामलाल से खरीदा। तो रामलाल से खरीदा, अब सिंपल सी बात है, रामलाल का नाम दिया है तो उधार खरीदा है, और उधार के लेके दोनों तरफ जाते हैं। तो उधार के लेके दोनों तरफ। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पक्की रोकड़ बही जो है वो कच्ची रोकड़ बही की सहायता से बनाई जाती है, और कच्ची रोकड़ बही जो है वो बंद बही से बनाई जाती है। तो कच्ची रोकड़ बही में आपने देख चुके होंगे कि रामलाल से जो माल खरीदा है वो कितने खरीदा था, 12,900 रुपये से, 12,900 रुपये से। अब यहाँ पर रामलाल से जो खरीदा वो भी एक ही, उसके साथ में जितना और माल खरीदा है वो भी सब, यानी कि क्रय से संबंधित जो लेके हैं वो एक ही बार में होंगे। तो नीचे देख लीजिएगा, यहाँ पर और भी दिया हुआ था, जैसे कच्ची रोकड़ बही देखें या क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर भी दिया नकद माल खरीदा, ये भी। तो ये दोनों जो माल खरीदे हैं यहाँ पर देखें, 12,900 रुपये का कच्ची रोकड़ बही में देखें तो 12,900 का तो ये खरीदा था, और इसके अलावा
ये ख़रीदा था 4,800 का, 4,800 का ये ख़रीदा था। तो पक्की रोकड़ वही में ये दोनों खरीद जो है वो एक साथ में लिखी जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है श्री माल खाते के नाम। अब जो रामलाल से ख़रीदा उसे लिख देंगे भाई रामलाल से ख़रीदा, 12,900 नकद ख़रीदा, 4,800 टोटल मिलाकर 17,700 रुपये श्री माल खाते के नाम में लिख दिया जाएगा। अब जो उधार ख़रीदा है श्री रामलाल का, इसे इधर जमा पक्ष में भी लिखेंगे। इसे कहाँ लिखेंगे? जमा पक्ष में भी लिखा जाएगा। ठीक है। और अब इधर देखेंगे बेचने के लेखे। अगर माल बेचेंगे तो श्री माल खाते के जमा में लिखा जाएगा। तो इधर बेचने के लेखे देखें तो यहाँ पर जो माल खाते के नाम लिखा था, इधर जो श्री माल खाते के जमा में लिखा हुआ, श्री माल खाते के जमा में लिखा, ये दोनों लेखे एक साथ करना है, ये और ये वाले। तो इसे श्री माल खाते के जमा में आ जाएगा। देखिएगा ये आ गया श्री माल खाते के जमा। श्री माल खाते के जमा भाई सुरेश चंद्र को बेचा 9,800, नगद बेचा 8,400, टोटल हो गया आपका 18,200 रुपये। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो सुरेश चंद्र ये है, ये तो चला जाएगा कहाँ पर? इधर सुरेश चंद्र को बेचा, तो सुरेश चंद्र को बेचा तो हमारा रुपया सुरेश चंद्र के ऊपर है, सुरेश चंद्र के नाम में लिख देंगे। देखिए भाई सुरेश चंद्र के नाम। और यहाँ पर जो भाई रामलाल से ख़रीदा, ये जो रामलाल वाला है ये कहाँ लिख देंगे? जमा में लिख देंगे। यहाँ पर रामलाल के जमा में आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि उधार माल खरीदने बेचने के लेके दोनों तरफ जाते हैं। जब किसी से माल खरीदेंगे तो उसके पैसे हमारे पास जमा होंगे, किसी को बेचेंगे तो उसके नाम में लिखा जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर माल खाता हो गया, रामलाल हो गया ये। इसके बाद देखिए सीताराम से जमा हो श्यामलाल के नाम, तो ये तो एक ही लेखा है, तो सीताराम के जमा लिख देंगे। सेम ऐसे ही सीताराम के भाई सीताराम के जमा और रोकड़ मार्फत 1,200 रुपये, और इधर लिख देंगे भाई श्यामलाल के नाम 500 रुपये रोकड़ मार्फत। ठीक है, सेम वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद दुकान खर्च भी वैसे ही लिख दिया जाएगा। श्री दुकान व खाते के नाम, विज्ञापन, स्टेशनरी और फुटकर व्यय 150 रुपये। टोटल आप वैसे ही कर लेंगे। यहाँ पर 39,746 रुपये टोटल आया, और ये टोटल को इधर 39,000 यहाँ पर लिख देंगे, ये 39,746, और एक कॉलम यहाँ पर छोड़ देते हैं, और इसका टोटल जो आया था वो 33,150 आया था। 39,746 में से 33,150 को माइनस करेंगे तो ये जो रोकड़ बचेगी, ये कितनी बचेगी आपकी? 6,596 रुपये बचेंगे। श्री रोकड़ बाकी रहे। ये सपोज कर लीजिएगा आज की रोकड़ वही है, कल आपकी यही श्री रोकड़ बाकी सबसे ऊपर जमा पक्ष में चली जाएगी, फिर कल के लेन देन करेंगे, और फिर ऐसे ही जमा नाम करके फिर कल की शाम की रोकड़ निकाल लेंगे। ये रोकड़ मिलान कहलाता है। इतने रुपए ही आपके जो तिजोरी है या गल्ला है, जो आपके जहाँ पर खजाना रखा हुआ है, वहाँ पर इतने रुपए अगर अवेलेबल हैं, इतने रुपए रखे हुए हैं, तो इट मीन्स आपका रोकड़ का मिलान हो गया है। आगे आपने देखा कि पक्की रोकड़ वही में केवल यही है कि जो क्रय खाते से संबंधित थे वो एक ही बार में सारे लेखे कर दिए गए थे, और विक्रय खाते संबंधित एक ही बार में सारे लेखे कर दिए गए थे। इसके बाद देखिए हम कुछ अंतर भी पढ़ते हैं कच्ची रोकड़ वही और पक्की रोकड़ वही में। अवधि सबसे पहले कच्ची रोकड़ वही जो है वो दैनिक रूप से बनाई जाती है, जबकि पक्की रोकड़ वही आप दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक भी बना सकते हैं। इसके बाद आता सहायता। कच्ची रोकड़ वही जो है बंद वही की सहायता से बनती है, और जबकि पक्की रोकड़ वही जो है वो कच्ची रोकड़ वही की सहायता से बनती है। इसमें और लेखों की आवृत्ति, इसमें एक ही प्रकार के लेन देन बार बार होने पर उसका लेखा भी उतनी बार किया जाता है कच्ची रोकड़ वही में, जबकि पक्की रोकड़ वही में एक ही प्रकार के लेखे बार बार होने पर उसके योग को लिखा जाता है एक ही बार। इसके बाद इस वही जो कच्ची रोकड़ वही को रखना अनिवार्य है और पक्की रोकड़ वही रखना अनिवार्य नहीं है। कच्ची रोकड़ वही जो है अदालत में यानी कि प्रमाण के रूप में स्वीकृत नहीं होती है, जबकि पक्की रोकड़ वही जो है वह अदालत में प्रमाण के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे कह रहा है इसमें प्रत्येक लेन देन का पूरा विवरण लिखा जाता है कच्ची रोकड़ वही में, और इसमें
जैसे कि आपने देखा था कच्ची रोकड़ वही में कितने क्विंटल, कितने रेट, ये सब लिखते थे, जबकि पक्की रोकड़ वही में पूरा लेन देन का विवरण लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद आता है देखिए भारतीय बही खाता प्रणाली तथा दोहरा लेखा प्रणाली की जो रोकड़ वही बनती है। दोहरा लेखा प्रणाली में कैश बुक यानी कि रोकड़ वही बनती है, और इसमें भी जो रोकड़ वही बन रही, इसमें क्या अंतर होता है। सबसे पहले देखें नंबर 1 नकद एवं उधार लेखे। जो आपकी जो भारतीय रोकड़ वही यानी कैश बुक होती है, उसमें नकद एवं उधार दोनों लेखे किए जाते हैं। नकद लेखे केवल एक तरफ लिखते हैं, जमा में या नाम में। नकद रुपया आया है तो जमा में, नकद गया है तो नाम में। और उधार के लेखे हम दोनों तरफ करते हैं, ठीक है। और जबकि दोहरा लेखा प्रणाली में केवल नकद लेखे ही किए जाते हैं, उसमें उधार लेखे नहीं होते। खतौनी का ढंग, इसमें खाता वही में खतौनी करते समय जमा पक्ष के लेखे जमा पक्ष की ओर तथा नाम पक्ष के लेखे नाम पक्ष की ओर लिखे जाते हैं। और इसमें खाता वही में खतौनी करते समय विपरीत पक्ष में लिखे जाते हैं, यानी जमा का नाम में और नाम का जमा में। किसमें? दोहरा लेखा प्रणाली में। कह रहा है इसमें दिनांक सबसे ऊपर केवल एक बार लिखी जाती है, और जबकि जो हम दोहरा लेखा प्रणाली में कैश बुक बनाते हैं उसमें दिनांक लेन देनों के बाईं ओर तथा प्रत्येक लेखे के साथ लिखी जाती है। खानों की संख्या, इसमें प्रत्येक पृष्ठ पर 8 खाने सलें बनी होती हैं, और इसमें साधारण रोकड़ बही में प्रत्येक पृष्ठ पर 10 खाने बने होते हैं, यानी कि 5 डेबिट के होते हैं और 5 क्रेडिट के होते हैं। इसके बाद कहता प्रकार, ये 2 प्रकार की होती है, कच्ची रोकड़ बही व पक्की रोकड़ बही। और जबकि आपकी जो दोहरा लेखा प्रणाली में कैश बुक बनती है वो 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है साधारण रोकड़ बही, दूसरी 2 खानों वाली रोकड़ बही, तीसरी 3 खानों वाली रोकड़ बही, और चौथी लघु रोकड़ बही जिसे खुदरा रोकड़ बही, पेटी कैश बुक कहते हैं। इसके बाद अब हम सीखेंगे जमा नकल बही और नाम नकल बही। देखिए जमा नकल बही में जो सलें बनती हैं वो आपकी 6 बनती हैं, और नाम नकल बही में भी जो सलें बनती हैं वो 6 बनती हैं। तो जमा नकल बही नाम नकल बही का जब पृष्ठ पे हम सलें बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? सलें जो बनाएंगे वो हम बनाते हैं कि एक पेज के पहले आप 3 पार्ट कर लीजिएगा, 3 पार्ट में मोड़ दीजिएगा उसे, और 3 पार्ट में जब मोड़ेंगे फिर उसको एक बार और मोड़ दीजिए तो 6 सलें बन जाती हैं, ठीक है। अब क्या होती है जमा नकल बही, थोड़ा सा इसे समझें। इस बही का प्रयोग साधारणतः बड़े व्यापारियों द्वारा किया जाता है। इसमें उधार खरीदे गए माल का लेखा किया जाता है। समझिएगा, जब हम उधार माल खरीदते हैं तो किसी का पैसा हमारे पास जमा होता है, यानी किसी का पैसा हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर का मतलब उसका पैसा हमारे पास जमा है। तो जब हमारे पास किसी का जमा हो तो जमा नकल बही बनाएंगे, और जब हमारा किसी के ऊपर हो तो उसके लिए हम नाम नकल बही बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम उधार माल खरीदेंगे तो जमा नकल बही बनाएंगे, और जब उधार माल बेचेंगे तो नाम नकल बही बनाएंगे। तो इसमें देखिएगा, इसमें उधार खरीदे गए माल का लेखा किया जाता है, इसमें नकद खरीदे बेचने का लेखा नहीं होता, केवल उधार खरीदे गए माल का लेखा हुआ। इस बही का शीर्षक रोकड़ बही की भांति ही लिखा जाता है। इसमें केवल एक जमा पक्ष ही होता है, जमा पक्ष होता है। इसमें बही का प्रत्येक पन्ना 6 खानों से मुड़ा होता है। पहले खाने में दिन भर के समस्त उधार क्रय का योग लिखा जाता है, दिन भर के समस्त योग लिखा जाता है, यानी कि सबसे ऊपर जो लिखा जाता है पहले कॉलम सबसे ऊपर दिन भर के समस्त उधार क्रय का योग लिखा है, यानी श्री माल खाते। जमा नकल बही में सबसे पहले जो लिखा जाएगा ऊपर वो श्री माल खाते के नाम लिखा जाएगा, फिर पहले कॉलम में उसकी अमाउंट यानी कि पहली सल में जो है अमाउंट लिखी जाती है, बाकी 5 सल जो बचेंगी उसमें श्री माल खाते का नाम लिखा जाता है। फिर एक खाना पीछे कर देंगे और उसमें दूसरे खाने में जिस ग्राहक से माल खरीदा है उसके जमा में लिखेंगे, उसके जमा में लिखेंगे। फिर एक खाना पीछे करेंगे, फिर उसकी नीचे माल का विवरण लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखते चले आएंगे। तीसरे खाने में जिस ग्राहक से माल खरीदा गया है उसका नाम तथा उस ग्राहक से खरीदे गए माल की धनराशि विवरण लिखी जाती है। बाकी 3 खानों में उससे खरीदे गए संबंधित सौदों का विवरण लिखा जाता है। इसके सबसे बाद में इन समस्त व्यक्तियों के खातों का योग कर लेते हैं। योग को माल खाते के सामने सिरा वाले खाने में लिख दिया जाता है। इस बही को क्रय बही भी कहते हैं, क्योंकि माल खरीद रहे हैं इसलिए इसको उधार खरीद रहे हैं, इसे क्रय बही भी कहते हैं। जैसे ये देखिए
एक एग्जाम्पल जो हमारा दिया हुआ है इसको हम पढ़ेंगे। श्री किसी व्यापारी ने संवत 2067 आषाढ़ सुदी अष्टमी 12 रविवार दिनांक 18 जुलाई 2010 को निम्नलिखित व्यक्तियों से माल खरीदा। अब कभी कभी क्वेश्चन जो होगा उसमें माल खरीदने और माल बेचने दोनों की एंट्रियां दी हुई हैं, तो और आपसे कहेगा जमा नकल बही और नाम नकल बही बनाइए। तो माल उधार खरीदने की एंट्रियां केवल जमा नकल बही में जाएंगे और केवल उधार बेचने की एंट्रियां नाम नकल बही में जाएंगी। नकद खरीदे और नकद बेचने की एंट्रियां अगर रोकड़ बही बनवाई है तो रोकड़ बही में जाएगी, अदरवाइज अगर रोकड़ बही नहीं बनवाई, केवल जमा नकल बही और नाम नकल बही बनवाई है तो उनको हम छोड़ देंगे। अब कह रहा श्री मोहनलाल सोहनलाल मेरठ वालों से, इसने 10 बोरी गेहूँ द 1400 रुपये प्रति बोरी और तुलाई 30 रुपये, बारदाना 30 रुपये, मजदूरी 8 रुपये, धर्मादा यानी कि 5 रुपये ये दिया है इसने। इसके बाद आता है कैलाश चंद्र परीक्षितगढ़ वालों से, इसने ये 30 बोरे चीनी और दर 3000 प्रति बोरी, आड़त 122 रुपये, मजदूरी 18, धर्मादा 8 रुपये। इन लेन देनों को जमा नकल बही में लिखिए। तो सबसे पहले वही हम एक पेज के 6 कॉलम बना लेंगे। 6 कॉलम कैसे, पहले एक पेज को 3 कॉलम में 3 सलें बनाइए, 3 ऐसे मोड़िएगा, 2 बार मोड़ेंगे तो 3 सल बन जाएंगे और फिर उसे एक बार और उसी मुड़े हुए को मोड़ दीजिएगा तो आपकी 6 सलें बन जाएंगी। ऊपर लिख दीजिएगा वही श्री गणेश जी सदा सहाय श्री शुभ संवत 2067 मिति आषाढ़ सुदी अष्टमी 12 रविवार दिनांक 18 जुलाई 2010। आप सबसे पहले देखिएगा 6 कॉलम में जो पहला कॉलम होता है वो आपका सिरा होगा जिसमें धनराशि लिखी जाएगी और बाकी जो 5 कॉलम बचते हैं वो श्री माल खाते के नाम के लिए बचते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख जाए, 3 कॉलम में आ जाए, 2 कॉलम में आ जाए, श्री माल खाते का नाम, ये स्पेस जो बचा वो श्री माल खाते के नाम में लिखेंगे। जमा नकल बही में सबसे ऊपर श्री माल खाते का नाम लिखते हैं और नाम नकल बही में सबसे ऊपर श्री माल खाते का जमा लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखना है आपको किन किन व्यक्तियों से आपने उधार माल खरीदा। सबसे पहले भाई मोहनलाल सोहनलाल मेरठ वालों के जमा, तो एक कॉलम पीछे कर लेंगे, एक सल पीछे कर लेंगे और तो अब जो आपका दूसरा है वो तो धनराशि के लिए हो जाएगा, अमाउंट के लिए हो जाएगा और बाकी कॉलम जो बचे हैं वो उसमें उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब फिर एक कॉलम और पीछे कर लेंगे, तीसरे कॉलम में आ जाएंगे धनराशि के लिए और बाकी जो कॉलम बचे हैं उसमें उसका विवरण लिखा जाए। तो विवरण में देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ था आपका कितना, 10 बोरी गेहूँ, ये लिखेंगे आप 10 बोरी गेहूँ दर 1400 रुपये प्रति कुंटल। देखिए 10 बोरी गेहूँ दर 1400 रुपये प्रति कुंटल, 1400 रुपये सॉरी प्रति बोरी, 1400 की 10 से मल्टीपल करी 14,000 रुपये आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ था इसके जो खर्चे थे, तुलाई, बारदाना, मजदूरी और धर्मादा, ये लिख दिया आपने। तुलाई 30 रुपये, बारदाना 30 रुपये, 8 रुपये मजदूरी, धर्मादा 5 रुपये, इन सब का टोटल करेंगे तो 73 रुपये हो जाएगा। टोटल मिलाकर ये 1473 हो गया और यही 1473 रुपये आप कहाँ पर भाई मोहनलाल सोहनलाल मेरठ वालों के जमा में लिख देंगे। भाई मोहनलाल और सोहनलाल के हमारे ऊपर कितने रुपए हैं, 1473 रुपये हैं। ठीक है, अब अगला भाई कौन है जिससे माल खरीदा है, अगले से हमने कैलाश चंद्र, तो अगला इसी के सेम जैसे आपने इसका लेन देन को लिखा था ऐसे ही, मतलब पहला कॉलम छोड़ के दूसरे कॉलम में भाई कैलाश चंद्र की जो धनराशि है वो आ जाएगी और बाकी के कॉलम में कैलाश चंद्र परीक्षित वालों के जमा में लिख देंगे और वैसे ही चीनी 30 बोरे दर 3000 रुपये प्रति बोरा यानी 90,000 रुपये आ जाएगा। आड़त, मजदूरी, धर्मादा ये रुपये लिख देंगे, 148 रुपये हो जाएगा और टोटल हो गया आपका 90,148 भाई कैलाश चंद्र परीक्षित वालों के जमा में लिख देंगे। अब इन दोनों का देखिए 90,148 ये और 14,073 ये, इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये हो गया 1,04,221, यानी कुल माल इन सभी लोगों से कितने रुपए खरीदा है, 1,04,221 रुपये का। तो इसे यहाँ पर भी लिखा जाएगा,
ये भी लिखा जाएगा और इसके नीचे जो है यहाँ पर भी इसका टोटल कर देंगे। इसका टोटल तो ये आ गया और ये सारे का टोटल 1,04,221 रुपये आ गया। ये बन गई आपकी जमा नकल बही। तो जमा नकल बही कब बनाते हैं? उधार माल खरीदने पर। अब उधार माल बेचने पर जो बनाएंगे उसे हम नकल बही, नाम नकल बही कहते हैं। सेम वैसे ही करेंगे सारा। नाम नकल बही में केवल ये है, सबसे ऊपर जो लिखेंगे वो श्री माल खाते के जमा लिखा जाएगा और नाम में उन व्यक्तियों का नाम लिखा जाएगा जिसको हमने उधार माल बेचा है। तो देखिएगा सब चीज़ वही लिखी, श्री माल खाते के जमा लिख दिया। अब किस किस को उधार बेच रहे हैं? गजाधर को माल बेचा तो भाई गजाधर के नाम। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो है गजाधर वाला कॉलम, एक कॉलम पीछे हटेगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, ये इसको यहाँ नहीं लिखिएगा बल्कि एक कॉलम यहाँ पर पीछे हटाकर इसकी अमाउंट लिखें, फिर इसको एक कॉलम और पीछे हटाकर लिखिएगा। सेम वैसे इसमें भी करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनने गलत तरीके से लिख दिया। तो चावल आप सही कर लीजिए, चावल इतना रुपए हो गया और ये सारे खर्चे हो गए, तो टोटल मिलाकर ये 1631 रुपये। तो 1631 थोड़ा सा एक कॉलम यहाँ पर आप पीछे हटा दीजिएगा, यहाँ पर ये 1631 रुपये और फिर यहाँ लिख दीजिएगा भाई गजाधर के नाम, भाई गजाधर के नाम, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा। ऐसे इसको भी एक कॉलम पीछे हटा दीजिएगा, भाई राम निवास के नाम, और सेम वैसे ही लिखना है आपको। गेहूँ 5 बोरा दर 1400 रुपये, 1400 की 5 से मल्टीपल करा, गेहूँ 5 बोरा 1400, 14 पंजे 70, 7000 रुपये आ जाएगा। और ये सारे खर्चे हो गए, आड़त धर्मादा बारदाना, और ये टोटल हो गया 7093। अब इन दोनों का टोटल जो है, इन दोनों का टोटल, ये थोड़ा पीछे होंगे तभी इसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा 8724 रुपये, और यही 8724 यहाँ पर भी लिख दिया जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ समझ में आ गई। बाकी प्रारंभिक लेखे की अन्य सहायक पुस्तकें इसे ऊपर करके आप इसकी फ़ोटो खींच लीजिएगा। इसको आप सेल्फ स्टडी सेल्फ पढ़ना है आपको, ठीक है। यहाँ पर एक बार इसको, ये मैं इधर हटा दे रहा हूँ, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे मैंने ग्रुप पे भी ये भेज रखी है, वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा इसको। ओके, थैंक यू। आई थिंक आप दोनों मेरी वीडियो, दोनों जो यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई हैं भारतीय बही खाता प्रणाली की, उनको देख लीजिएगा और इसे देख लीजिएगा, तो आपकी भारतीय बही खाता प्रणाली कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।